स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके राहुल सौमित्र। स्वागत है आपका खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड में। इस बुलेटिन में हम लेते हैं बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो सबसे पहली खबर, आज की सबसे बड़ी खबर है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब पर रायपुर में एक सेमिनार होने वाला है। इस किताब पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है। इस किताब को देखिए। यह किताब जब से प्रकाशित हुई है तब से ही राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। किताब प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई है। बीजेपी इस किताब का पूरे देश में जोर शोर से प्रचार कर रही है। कल यानी शनिवार को राजधानी रायपुर में इस किताब पर एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह शामिल होंगे। किताब पर होने जा रहे सेमिनार पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मोदी @20 का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अगर सचमुच में मोदी साहब अगर इन 8 वर्षों में देश की जनता का विकास किए होते तो ये प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती। इतना ज्यादा प्रचार करने की क्या आवश्यकता है कि देश के गृह मंत्री स्वयं घूम घूम के इस किताब का प्रचार कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए बीजेपी का कहना है कि कोई भी अच्छा कार्य हो उसका प्रमोशन करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्य होना चाहिए कि कुछ अच्छी बातें हों, देश में कुछ अच्छे सुधार हो रहे हों, कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हों, उसको लोकतंत्र में जन सामान्य तक मीडिया के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से पहुंचाएं। बहरहाल किताब चर्चा में है। किताब पर जारी राजनीति के बीच एक विवाद भी हो गया है, जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस किताब की तुलना महान ग्रंथ से कर दी थी। तो चलिए, किताब पर सियासत तो हो रही है, पर यह किताब बेहद खास क्यों है? जाहिर है आप चाह रहे होंगे कि इसे हम डिकोड करें, तो चलिए डिकोड करते हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 7 अक्टूबर 2021 को उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में सीएम और पीएम पद पर काम करते हुए अपने 20 साल पूरे किए। इन 2 दशकों की खास बात यह है कि इनमें आइडिया ऑफ इंडिया यानी मोदी के विचार का विस्तार हुआ। 130 करोड़ भारतीयों की सेवा को समर्पित इस महत्वपूर्ण यात्रा के 20 साल पूरे होने के अवसर पर यह भी समझना चाहिए कि मोदी मैजिक क्या है और यह कैसे काम करता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे आकार दे रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब नई किताब मोदी @ड्रीम्स मीट डिलीवरी दे रही है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक कुल 21 अध्याय का एक संकलन है, जिसे देश की प्रतिष्ठित और अपने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही हस्तियों ने लिखा है। इस पुस्तक की प्रस्तावना स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर ने लिखी है। तो इसके बाद कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच थोड़ी थोड़ी तल्खी है, तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। ये क्या आरोप है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर में रविंद्र चौबे और शिव डहरिया के बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर सीएम की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे का कहना है कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे को मारने पर लगे हुए हैं। हत्या का आरोप कोई दूसरे दल के लोगों ने नहीं लगाया, कांग्रेस के ऊपर ही। ये कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं सोचते। सांसद संतोष पांडे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इनका इतिहास रंगा पड़ा है, सब जानते हैं झीरम घाटी घटना कैसे घटी। इस प्रकार की हरकतें वो करते रहते हैं, उसका आदत में उनके साथ शामिल है उसके। दरअसल मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन
उनके सर के 1000 टुकड़े करने की बात डी पुरंदेश्वरी ने कही थी। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन भाजपा के नेता इस पर लीपापोती कर रहे हैं। तो देखा आपने, राजनीति में बात कहां से कहां पहुंच जाती है। एक बयान, फिर दूसरा बयान, फिर दूसरे बयान पर तीसरा बयान, कुल मिलाकर बयान ही बयान। चलिए इन बयानों का क्या मतलब है, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। पहली बात, सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन डी पुरंदेश्वरी को कम से कम शिष्टाचार का पालन करना चाहिए था। सीएम भूपेश के सर के टुकड़े होंगे, ऐसा बयान देने से परहेज करना चाहिए था। इसके बाद कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी पर सीएम भूपेश की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगा दिए। राजनीति में इसे विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं, आप भी इसे जानते होंगे, समझते होंगे। कांग्रेस ने सिर्फ आरोप लगाया, कोई सबूत तो पेश किया नहीं। इसके जवाब में संतोष पांडे ने झीरम घाटी हत्याकांड के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। सत्ता में लगभग कांग्रेस को आए 4 साल हो गए हैं, अब तक झीरम घाटी हत्याकांड में कुछ खास हुआ नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी झीरम घाटी हत्याकांड को कहीं ना कहीं अपना सियासी हथियार बना रही है। हमारा मानना है कि सियासी दलों को ठोस सबूतों के आधार पर ठोस और सही आरोप लगाने चाहिए, ना कि सुर्खियां बटोरने के लिए हवाई आरोप लगाने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं, अब बल्कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उनका नाम गुलाम नबी आजाद है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। आजाद ने अपने इस्तीफे के साथ एक पत्र सोनिया गांधी को लिखा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए, जिसके साथ उन्होंने काम किया इतने लंबे समय तक, तब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आरोप लगा रहे हैं वो। आज का दिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा लेकर है। जम्मू कश्मीर का जाना माना राजनीतिक नाम गुलाम नबी आजाद आखिरकार कांग्रेस से आजाद हो गए। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप G23 के अगुवा गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार पार्टी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुलाम नबी आजाद ने पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इस्तीफे के इस पन्ने में उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी और अपने बारे में लिखा। सबसे सख्त बयान राहुल को लेकर है। आजाद ने राहुल गांधी को कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताया। आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस नेताओं ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। वे लगातार मुखर होके और पार्टी के अंदर की बातों को सार्वजनिक पटल पर रखा करते थे, फिर भी पार्टी ने उनके सम्मान में कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको बता दें कि गुलाम नबी कांग्रेस पार्टी में हमेशा बड़े पदों की ही कमान संभाली है। उन तमाम गतिविधियों के बीच इस इस्तीफे ने गुलाम नबी आजाद और उनके साथ कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिया है। तो गुलाम नबी आजाद करीब 50 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन अचानक नबी ने पार्टी को इस्तीफा क्यों दिया? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। आजाद कई दिनों से हाई कमान के फैसले से नाराज थे। इसी महीने 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बजाय 47 साल के विकार रसूल वानी को यह जिम्मेदारी दे दी। आजाद को यह फैसला पसंद नहीं आया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व आजाद के करीबी नेताओं को तोड़ रहा है और आजाद इससे खफा है। कई सवाल भी उठ रहे हैं इसके बाद। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में, क्योंकि लगातार खबरें न्यूज डिकोड में जारी है।
तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने गांधी चौपाल के जरिए अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से यानी गांधी जयंती के दिन से गांधी चौपाल शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस की चौपाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री तंज कस रहे हैं। कांग्रेस गांधी के सहारे ग्रामीण मतदाताओं को चुनाव से पहले साधने की तैयारी में है। अगले साल 30 जनवरी तक चलने वाली गांधी चौपाल में विधायक से लेकर निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रियता से जुटने को कहा गया है। इस दौरान गाँव में रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाई जाएगी। कांग्रेस की गांधी चौपाल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर गांधी के नाम पर राजनीतिक उल्लू सीधा करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस हर समय महात्मा गांधी जी का नाम उपयोग कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती है। गांधी जी 75वां साल है आज़ादी का। यदि तिरंगा यात्रा हो सकती है तो गांधी चौपाल भी हो सकता है। दरअसल आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है, जिसके जवाब में कांग्रेस गांधी चौपाल का आयोजन कर रही है। तो बीते दिनों राजधानी रायपुर में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। प्रदर्शन की इन तस्वीरों को नहीं भूले होंगे। ये बीते दिनों हुए बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सभा के बाद सीएम आवास के घेराव की कोशिश की थी। कई बैरिकेडिंग्स को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी, लेकिन वो सीएम हाउस का घेराव करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। दोनों ही पक्षों के लोग घायल भी हुए। पुलिस ने 50 से ज्यादा बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज भी किया, जिस पर राजनीति भी हो रही है। पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं। ये जबरदस्ती उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे कि लाठी चार्ज करो, लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम दिया। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने उग्र प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है, हम गांधीवादी लोग हैं साहब। गांधीगिरी का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। कुल मिलाकर प्रदर्शन हो चुका है और सियासत जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रदर्शन का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन 2 दिन पहले हुआ था। अब मुख्यमंत्री बघेल ने मौन तोड़ा है। मुख्यमंत्री प्रदर्शन पर दिए गए बयान के मायने क्या है, तो चलिए डिकोड इसे भी कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार को गांधीवादी कहा था, जिसका सीधा मतलब यह है कि वो बीजेपी को हिंसक विचारधारा का समर्थक बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो वही हुई ना। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पुलिस को गालियां दे रहे थे और पुलिस संयम दिखा रही थी। इसका सीधा मतलब आप भी जानते हैं। सीएम कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन के नाम पर हंगामा करना चाहते हैं, जबकि सरकार उनके लोकतांत्रिक हक का सम्मान करती है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है, विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का हक है लोकतंत्र में, लेकिन विपक्ष को समझना चाहिए कि प्रदर्शन हिंसक होना चाहिए, यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो हिंसक नहीं होना चाहिए और दूसरा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब चलिए पड़ोसी राज्य आपको लिए चलते हैं, क्योंकि वहां से एक बड़ी खबर है। झारखंड से खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट गहरा गया, यानी सीएम की कुर्सी पर ही संकट गहरा गया है। तो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, देखिए आप। लाभ के पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की थी।
आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटक रही। सोरेन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोयले की खदान अपने नाम पर लेने के आरोप लगे थे। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। इसके पहले कल सोरेन ने ट्वीट करके कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। आपको बता दें कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और सरकार में शामिल पार्टियों ने आगे की तैयारी कर ली। कल जेएमएम पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम उन पर विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो मामला क्या था, डिकोड कर लेते हैं। यानी यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है, यानी लाभ का पद बनता है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करके स्टोन क्वेरी माइंस को अपने नाम आवंटित कर ली। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की गई थी, जबकि सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में इन्वेस्ट करके अकूत संपत्ति अर्जित करने का मामला भी दर्ज है। बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सोनाली की प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। हत्या करने वाला सोनाली फोगाट का पीए निकला। लाल कलर की पोशाक, लड़खड़ाती चाल और एक शख्स के सहारे चलती महिला। आप समझ ही गए होंगे कि ये सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन अगर आप इसे कोई मामूली वीडियो समझ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये वीडियो एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाला अहम सुराग है। लड़खड़ाती हुई चल रही महिला हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट है, जिनकी 23 अगस्त को गोवा में संदिग्ध मौत हो गई थी। ये वीडियो गोवा के एक बार का है, जहां तबीयत बिगड़ने पर सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सहारा देकर बाथरूम की ओर उन्हें ले जाता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। पुलिस के मुताबिक सोनाली को 22 अगस्त की रात को उनके पीए सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स दी थी। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपियों के मुताबिक वो तीनों क्लब में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने सोनाली को कोई लिक्विड पिलाया। इस लिक्विड में कोई सिंथेटिक ड्रग हो सकता है, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस एफएसएल की टीम को साथ लेकर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाएगी। दोनों को 24 घंटे में कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खासी हंसती मुस्कुराती जिंदगी खामोश हो गई। चलिए अब सोनाली मर्डर मिस्ट्री की कुछ जरूरी बातें आपसे साझा करते हैं और डिकोड करते हैं। अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक पीए सांगवान से सोनाली की मुलाकात तब हुई थी जब वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद दोनों करीब आ गए। सोनाली के घर वालों के मुताबिक सांगवान ने सोनाली को धोखे में रखकर कुछ वीडियो लिए थे, जिसके सहारे वो सोनाली को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। सोनाली का एटीएम, घर की चाबी भी सांगवान रखता था। सांगवान की नजर सोनाली की संपत्ति पर थी। सांगवान से खतरे की बात सोनाली ने अपने घर वालों से बताई भी थी। तो कुल मिलाकर यह हुआ था। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, चूंकि वो मुसीबत में है। पाकिस्तान बाढ़ और बारिश से बेहाल है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने बिगड़ते हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ताश के पत्तों की तरह ढहते मकान, रोते बिलखते लोग, तबाही की ये तस्वीरें पाकिस्तान की, जहां भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से अब तक 987 लोगों की जान गई। मरने वालों में 343 बच्चे भी शामिल हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 जून के बाद से अब तक सबसे ज्यादा सिंध प्रांत में 806 लोगों की मौत हुई। कराची, पंजाब, बलूचिस्तान प्रांत में हालत गंभीर बने हुए हैं। एनडीएमए के मुताबिक अगस्त महीने में पाकिस्तान में 841% ज्यादा बारिश हुई।
यहाँ एवरेज 166.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि हर साल एवरेज 48 मिलीमीटर बारिश होती है। सिंध में 784% और बलूचिस्तान में 496% ज्यादा बारिश हुई है। सिंध प्रांत के 23 जिलों में हाई अलर्ट है। बाढ़ से करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से 82,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान सरकार बाढ़ से बने हालात को संभालने में नाकाम होती नजर आ रही है। तो देखा आपने, प्रकृति अब नाराज होती है तो कैसे वो तबाही मचाती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, पाकिस्तान वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में स्थिति और खराब हो गई। तो फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। ये प्रोग्राम बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इससे हमारी सामान्य जानकारी बढ़ रही है। हमारी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश लगातार जारी रहेगी। मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर मुलाकात होगी रात 8:55 पर। शुभ रात्रि, नमस्कार।